हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आज अपना लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 0 हो चुका था। लेक्चर 0 आई होप सो सबने देख लिया होगा। लेक्चर 0 देखने के बाद ही लेक्चर 1 देखना, क्योंकि 11th है। पूरा बेसिक्स की बात हमने उस समय कर ली थी। हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी उस दिन कि जब 11th का लेक्चर कभी भी शुरू होगा तुम लोग सामने बुक पेन लेके बैठोगे और जो भी यहां लिखेंगे वो नोट करोगे, क्योंकि तुम्हारा 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तभी 12th को फोड़ेंगे हम लोग। बात समझा? तो पहले ही मैं बोलता हूं, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले ही तुम लोग बुक पेन लेके बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 0 हम लोग कर चुके थे। लेक्चर 0 में पूरा बेसिक्स कर चुके थे। अब बच्चे पहले घबराते हैं, सर पहले बेसिक्स पढ़ाओ, 10th का हम लोग बेसिक्स हुआ नहीं था। तो मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स में ही आता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स में ही आता है। इसमें कोई पढ़ने वाला फिजिक्स है ही नहीं। फिजिक्स तुम्हारा शुरू होगा 3rd टॉपिक से, मोशन इन प्लेन से। तो ये बात क्लियर रखते हैं। अब देखो लेक्चर नंबर 1 में क्या करेंगे, बात की बात है। लेक्चर नंबर 0 में हम लोग यूनिट्स की बात कर चुके थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस बात कर चुके थे। एक स्टोरी भी सुनाई थी, वीरभद्र जी की स्टोरी भी सुनाई थी। स्टोरी भी एक बार सुन लेना, इंटरेस्टिंग में सुनाया था। उसके बाद हमने 7 एसआई यूनिट की बात की थी। 7 की बात की थी। फर्स्ट था तुम्हारे पास लेंथ था, फर्स्ट तुम्हारा लेंथ था, फर्स्ट तुम्हारा लेंथ था, ये आया लेंथ। उसका यूनिट था मीटर, उसका सिंबल था स्मॉल एम। उसके बाद था मास, मास का यूनिट था किलोग्राम। हमने एक टेबल बनाई थी उस समय पे, फिर ही दिखा रहा हूं और एक बार, किलोग्राम। और ये तुम्हारा था केजी, थोड़ा सा हो रहा है। उसके बाद टाइम, ये था सेकेंड, और ये तुम्हारा था एस सिंबल। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसका से लिख के दिया था यूनिट, एम्पियर लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? एम्पियर। वो आ जाएगा, टेंशन मत लो, वो आ जाएगा वापस। इसका सिंबल एम्पियर कहा था, और एम्पियर मैंने सिंबल ए भी कहा था और आई भी कहा था लास्ट टाइम। लेक्चर 0 में कहा था, आई भी कहा था, ए भी कहा था। इसलिए कहा था कि फर्दर क्लासेस में 12th में तुम लोग कभी कभार आई भी देखोगे और ए भी देखोगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया था। उसके बाद टेम्परेचर था। क्या था? टेम्परेचर था। उसका यूनिट था केल्विन, सिंबल था के। ये हो गया। इसके बाद था, देखो कितने हो गए, लेंथ, मास, टाइम, 5 हो गए थे। टेम्परेचर लिखूं, पूरा लिख के दूंगा। चलो पूरा लिख के दिखाता हूं, टेम्परेचर। इसके बाद और भी किया था, कितने देखो, 5 हो गए। इसके बाद तुम्हारे पास था लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका मैंने याद करेंगे तरीका सिखाया था। क्या हुआ था बच्चे, आज लाए कि ना लाए? लाए मेरे लिए। कहा था कैंडीला। क्या कहा था? कैंडीला। सिंबल था स्मॉल सी स्मॉल डी। ये था लुमिनस इंटेंसिटी। देखो आया ना, वो आने ही वाला है, थोड़ा सा ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने में देखो, लेंथ 6 हो गए। लास्ट तुम्हारा बचता था एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कब आया था, कहां आया था, सब दिखा दिया उसके अंदर। एक बार देख लेना, सब चीज याद आएगी। इसका यूनिट कहा था MOLE, और कहा था सिंबल लिखते वक्त ई को खा जाओ। आ गया। ये सातों के सातों कराए थे। इसके बाद और 2 कराए थे, वो 2 कुछ ऐसे थे। एक था प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल। ये कराया था हम लोग, सिंबल था डी थीटा, और ये था आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। और ये तुम्हारा था डी थीटा, डी ओम था सिंबल इसका, और ये था तुम्हारा एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। इसका आंसर तुम्हारा मैक्सिमम 2 पाई आता है। सिंबल था सी, ऊपर सी लिखते थे। और इसका तुम्हारा आंसर आता था मैक्सिमम 4 पाई था, और था इसका सिंबल SR। इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, पूरा डिटेल में बात की थी, स्टोरी वगैरह इंटरेस्टिंग वे में बात की थी। तो लेक्चर 0 देख के आओ बच्चों, बहुत मजा आएगा, रियली बहुत मजा आएगा। फिजिक्स का फील वहीं आएगा तुम लोग को। आज लेक्चर 1 करने वाले हैं अपना
टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग यूनिट्स पूरा खत्म कर चुके हैं, अब बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट। मेजरमेंट किन किन चीजों का? लेंथ का, मास का, टाइम का। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेंथ की बात करेंगे, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेंथ की बात करेंगे। क्या कहा? स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट की बात करेंगे और हाईएस्ट से हाईएस्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। इससे पहले जो ये एसआई यूनिट्स लिखे हैं ना मैंने, जो एसआई यूनिट्स लिखे हैं ना, इस एसआई यूनिट्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू राइट एसआई यूनिट्स। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारे बुक में वो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। 8 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम बढ़िया तरीके से, ध्यान से वो पॉइंट को सुनना और पॉइंट दिखाऊंगा भी, वो पॉइंट में क्या क्या लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं वो 8 पॉइंट्स क्या क्या है। पहले देखते हैं कि रूल्स क्या है, पहले अपना स्टाइल फिर तुम्हारे बुक का दिखाता हूं। अब जो फर्स्ट रूल होता है ना, फर्स्ट रूल, कोई भी यूनिट को अगर लिखना है तो उसके सिंबल से लिखेंगे, उसके सिंबल से। तो फर्स्ट यूनिट क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी यूनिट लिखेंगे उसके सिंबल से लिखेंगे। फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल की अगर बात करें, सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल की बात ये करते हैं कि कभी भी कोई यूनिट लिखोगे उसमें ध्यान से दिमाग क्लियर करना, बात ध्यान सुनना। कोई भी यूनिट लिखते वक्त तुम लोग ना मोस्टली मिस्टेक करते हो, यूनिट में कभी भी ग्रामर को इंक्लूड नहीं करना। इंग्लिश ग्रामर इसमें नहीं आता। इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल ये होता है, वो नहीं डालेंगे इसमें। दिखाता हूं क्यों। अगर लिखा है मैंने 50 केजी का मास है, 50 केजी का मास है, 5000 केजी है, तो तुम लोग को सिखाया गया है अगर छोटा सा हो, एक चीज हो तो केजी बोलो, 1000 गुना हो तो केजीज बोलो। तो ना मराठी मीडियम एक क्वेश्चन अनेक क्वेश्चन वही होता है, सिंगुलर प्लूरल वो अलाउड नहीं है। अगर वो 50 केजी रहेगा तो भी केजी ही लिखूंगा, 5000 है, अब 50,000 है तो भी मैं केजी ही लिखूंगा। ऐसे ना केजीज नहीं करूंगा, मतलब ऐसे केजीज नहीं करूंगा, ये अलाउड नहीं है, ये चल जाएगा। थर्ड रूल, इंग्लिश ग्रामर अलाउड नहीं कहा था ना, इंग्लिश ग्रामर अलाउड नहीं है। तो कोई सेंटेंस खत्म हुआ कि राम का जो वेट है वो है 50 केजी, कोई सेंटेंस के आगे तुम्हारा फुल स्टॉप लग गया है, सेंटेंस खत्म हो गया और सेंटेंस पे कोई आ रहा है यूनिट, जैसे ही यूनिट आएगा ना वहां पे तुम डाल दोगे फुल स्टॉप। पर किसी भी यूनिट के आगे कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता। 50 केजी लिखा है तो ऐसे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो यहां लिख देता हूं फुल स्टॉप नहीं डालना। अभी कहा ना मैंने कि अगर इंग्लिश ग्रामर अलाउड नहीं है तो फुल स्टॉप कैसे डालोगे, फुल स्टॉप ही नहीं आएगा। समझे बात? तो पहले क्या कहा, सिंबल से लिखेंगे। सेकेंड क्या कहा देखो, सेकेंड क्या कहा देखो, केजी सिंगुलर प्लूरल फॉलो नहीं करोगे, ग्रामर नहीं डालोगे। यहां लिखता हूं याद करने के लिए, ग्रामर नहीं डालना भाई, ग्रामर मत डालना, ग्रामर मत डालना। ग्रामर डालोगे तो कहानी खत्म। जो चीज भूलने वाली हो याद करके लिख दी। क्या लिखा है बादल में, ग्रामर मत डालना, ग्रामर डालोगे बर्बाद हो जाओगे, कोई दिक्कत। फोर्थ वाला ये, अगर कोई भी यूनिट लिखोगे, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन, ये गलत है। 50 न्यूटन ये गलत है, जो लिखा है ना मैंने वो गलत है। अगर तुम्हारा आंसर यह है ना, तुमने ऐसा लिख दिया तुम लोग को 0 मार्क्स देगा, सॉल्व करने के बाद भी आंसर 0 देगा। क्योंकि जब भी किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, कोई यूनिट का साइंटिस्ट का नाम रहेगा लिखोगे, तो हमेशा जब पूरा नाम लिखोगे ना तो शुरू करोगे स्मॉल लेटर से, ये रॉन्ग है। 50 न्यूटन ये राइट है। अब मोस्टली बच्चे समझदार होते हैं, इतने मेहनत कौन करे, पूरा वर्ड कौन लिखे, सीधे सिंबल डाल दो ना, डायरेक्ट सिंबल डाल दो। डायरेक्ट सिंबल क्या है, 50 न्यूटन ये राइट है, 50 न्यूटन ये रॉन्ग है। समझ गए शायद से बात। जब पूरा वर्ड लिखने की खुजली हो रही है तो स्मॉल लिखेंगे, मोस्टली खुजली होती नहीं, पूरा वर्ड को लिखता ही नहीं, हमेशा हेलो क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं।
तो सिंबल क्या लिखोगे, कैपिटल एन लिख दोगे। अगर पूरा वर्ड लिखने की बारी आ गई तो कैपिटल एन नहीं आएगा, स्मॉल एन आएगा। कोई दिक्कत, 4 हो गए, चलो बढ़िया है, 4 हो गए। फिफ्थ बढ़िया रूल यह है कि खिचड़ी करना अलाउड नहीं है, खिचड़ी करना अलाउड नहीं है। दिखाता हूं खिचड़ी का मतलब क्या। अगर लिखता हूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर कैसे, क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम? अरे बाइक को एक्सेलरेट करते हो ना, मतलब एक्सेलरेट का मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो। चेंज का मतलब टाइम के साथ कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। रास्ता खाली है, रोड खाली है, रोड खाली है, बाइक की स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे? इतना शरीफ तो हो नहीं कि बाइक की स्पीड कम करोगे, उल्टा बढ़ाओगे ना। तो क्या कर रहे हो, बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो ना। तो एक्सेलरेट कर रहे हो मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी के चेंज को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ गए, इतनी बात है। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट पता होगा, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम नीचे है तो टाइम नीचे आएगा। ये जो तुमने लिखा ना, जो लिखा है तुम लोग, ये तुम्हारी खिचड़ी है, ऐसे लिखना अलाउड नहीं है। डायरेक्ट ऐसे लिखो, मीटर पर सेकेंड। देखो यहां लिख के दिखाता हूं, यहां लिख के दिखाता हूं, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऐसा लिखा। ऐसे लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खिचड़ी कर रहे हो, खिचड़ी नहीं करना भाई। खिचड़ी खाने किसका पसंद है, किसको पसंद है? तो तबियत खराब है तभी तो खाते हो ना खिचड़ी। खिचड़ी पसंद है किसी को खाना, मुझे तो नहीं पसंद भाई। तो यहाँ खिचड़ी वगैरह करना नहीं, बिरयानी खाना पसंद है भाई, खिचड़ी वगैरह भंगार यहाँ करना नहीं, ठीक है। अब खिचड़ी इसको बोल रहे हैं तो सिस्टमेटिक इसको बोलेंगे। अब मीटर पर सेकेंड था ना, देखो मीटर पर सेकेंड था, यहाँ सेकेंड और एक था, तो ये डिवाइड में सेकेंड था। तो मैं क्या करता हूँ, देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे होता है ना, सेकेंड सेकेंड, ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी को पता नहीं है सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है, तो यहाँ देखो, अगर तुम्हारे पास 4 चीजें कभी भी डिवाइड में आती हैं, तो सिखाया पहले भी, फिर भी एक बार सिखाया, पहले भी कल भी सिखाया, फिर भी एक बार। अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट जाएगा लास्ट के साथ, सेकेंड आएगा फर्स्ट के साथ, ये एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका, ए बाय बी लिखो। अब मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई। सर डिवाइड था, मल्टीप्लाई कैसे करें? मल्टीप्लाई ही करो, पर कैसे, उल्टा करके। तो नीचे वाले टर्म है ना, उसको मल्टीप्लाई करो, पर कैसे, उल्टा करके। तो सी बाय डी का उल्टा क्या होगा, डी बाय सी। ये हो जाएगा ए डी बाय बी सी, वही आए ना, ए डी बाय बी सी। देखो सेम काम यहां करो ना, सेम काम यहां करो। ये लिख दिया मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का उल्टा होगा 1 बाय सेकेंड, हाँ ना, मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा करके, तो यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सेकंड सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये लिखना अलाउड है, ये खिचड़ी नहीं है। और में और ऐसा, अब पावर +2 है, ऊपर जाने के बाद -2, तो ये आएगा मीटर, डॉट डालता हूं बीच में, और ये सेकेंड -2। ये अलाउड है, ये पूरी तरह से अलाउड है, ये पूरी तरह से अलाउड है। ऐसे लिखोगे तो ये खिचड़ी नहीं है, ये बिरयानी है, खाने में मजा आएगा भाई। ये बिरयानी है, ये बंगाल खिचड़ी क्या लग रहा है ये, समझे? तो ये खत्म कहानी। अभी कितने पॉइंट हुए, 5 हो गए, हाँ बढ़िया है। 6 की बात करते हैं, अभी 6 की बात करते हैं, 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट 6 की बात करते हैं। उसके बाद यहां लिख के दे दिया मैंने, ठीक है। अभी दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स यूज नहीं करना है। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं फाइ न्यूटन है ना, अगर मान लो ये कुछ नया यूनिट है, न्यूटन पर केजी है, क्या लिख रहा है, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, तो ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर केजी, तो ये अलाउड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, पाई लिखा है, जूल एनर्जी का यूनिट जूल, तो ये लिखा है जूल पर केजी, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तुम लोग एक में पूरा यूनिट लिख रहे हो, एक में सिंबल लिख रहे हो, एक में पूरा लिख रहे हो, एक में सिंबल लिख रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है, समझे बात। और ये जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, ये जे जो बनाया ना, जे भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल ही दिख रहा था, तुम लोग क्या लगा बड़ा दिख जाए, इसलिए तो स्मॉल दिख जाओ, ठीक है। तो ये आया जूल पर केजी, ये अलाउड नहीं है। देखते हैं क्या अलाउड है। डायरेक्ट अगर एक सिंबल लिख रहे हो, एक पूरा लिख रहे हो, तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर एक सिंबल लिख रहे हो, सेकंड वाले भी सिंबल ही चाहिए, तो यहां अगर सिंबल चाहिए तो ये न्यूटन पर केजी ऐसा लिखो, चल जाएगा। उसके बाद ये
पाई जे पर केजी लिखो, चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट न्यूटन लिखा है तो यहां भी किलोग्राम लिखो पूरा, चल जाएगा। यहां जूल लिखा है तो यहां भी किलोग्राम पूरा लिखो, चल जाएगा, एक ही बात है। पर ये ऐसा खिचड़ी वाला फिर से काम अलाउड नहीं है, ये वाला काम राइट है, ये काम राइट है, खत्म कहानी। सेवेंथ वाला बात सुनते हैं, यहां पे सुनो। सेवेंथ वाला में तो खुद से करोगे। अगर कोई भी यूनिट की बात करते हैं ना, कोई भी यूनिट की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर का दिखाता हूं कैसे, यहां सुन लो, पावर बताते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और ये सफिक्स। देखो ऐसे, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मिली सेकेंड, क्या लिखा है ये, 1 मिली सेकेंड। जो एम लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं मिली, कुछ तो मिली ना, तो ये मिली, ठीक है। 1 मिली सेकेंड, इसका मतलब होता है, अगर मिली सेकेंड मुझे चाहिए नहीं है, अपने को सेकेंड चाहिए, तो मिली का कन्वर्जन जो क्या होता है, यहां देखो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड, ये काम हो गया। उसके बाद 1 माइक्रो सेकेंड, सिंबल का नाम क्या है, माइक्रो, माइक्रोस्कोप का माइक्रो, माइक्रो ये होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, क्या होता है, -6 सेकेंड। उसके बाद 1 नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब होता है नैनो, नैनोटेक, सुना ना आयरन का सूट, नैनोटेक वाला, वही नैनो, तो ये होगा 10⁻⁹ सेकेंड। नैनो का मतलब ये होता है -9, कोई दिक्कत। माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6, मिली का मतलब क्या होता है, -3, ये हो गया। अभी इसमें अलाउड क्या नहीं होता पता है, बच्चे अजीब करते हैं। अगर मेरे पास 1 माइक्रो सेकेंड लिखा है, माइक्रो सेकेंड लिखा है, तो पहले एक कंसेप्ट सीख लो पहले। अगर 10⁻³ है इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो बेस सेम रहा हो तो पावर होती है ऐड, तो -3 करो ऐड, कितना आएगा, -6। जीरो नहीं बोलना भाई, जीरो नहीं बोलना, डायरेक्ट वैसे ही ऐड करना, -3 कितना होगा, -6। तो ऐसे ही काम बच्चे अजीब करते हैं। मैंने यहां लिखा था 1 माइक्रो सेकेंड, किसी बच्चे के मन में अजीब काम आ गया, उसने लिख दिया 1 mm सेकेंड। क्या पड़ेगा इसको, 1 mm सेकेंड। अब माइक्रो सेकेंड मेरे पास है, देखो ऐसे मैंने लिखा है 1 mm सेकेंड, ये क्या है पता है, मिली सेकेंड। क्या पड़ेगा इसको, मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। अब ये पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, अब तो लिखेगा तो कैसे अजीब लिखेगा। अगर तेरे पास इसका हायर वर्जन है, माइक्रो तुम्हारे पास है, तो ये मिली क्यों लिखूं, 2 मिली क्या होता है, माइक्रो होता है ना, देखो 2 मिली कैसे, क्या, -3 इंटू -3 सेकेंड, ये मिली सेकेंड है ना, क्या होता है ये, माइक्रो होता है ना, हाँ है ना। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास उसका हायर वर्जन है तो 2 लोअर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 माइक्रो यूज करेंगे। कुछ अजीब भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे 1 माइक्रो मिली सेकेंड, ऐसा लिखिएगा कोई, क्या है ये, माइक्रो मिली सेकेंड, मतलब -6 भी आया माइक्रो का और मिली का -3 भी आएगा। अब ये लिखना अलाउड नहीं है, क्यों लिखना अलाउड नहीं है, तुम्हारे पास इसका हायर वर्जन है, -6 -3 कितना आएगा, 9 ना, -9, तो इसका है ना अपने पास 1 नैनो सेकेंड इक्वल्स टू -9 सेकेंड। ये करना अलाउड है, बाकी सब जो खिचड़ी किया ना, मिली माइक्रो मिली, ये ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई दिक्कत, 7 हो गए, लास्ट 8th वाला बचता है, वो 8th वाला शायद से एडजस्ट करते हैं यहीं के ऊपर, हाँ एडजस्ट करते हैं क्योंकि एक ही बोर्ड पे सब कुछ मिलेगा तो सुकून रहेगा। 8th वाला आसान है, 8th वाला, 8th वाला देखो, 8th वाला मैं पढ़ने बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ के बताना मुझे क्या दिखा, ये ध्यान से पढ़ के बताना। तो यहां लिख रहा हूं, पढ़ो जो क्या लिखा है, पढ़ो वो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। अरे ये लिखा गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
पर तुम्हारे मन में क्या आ रहा था, मिली सेकेंड का स्क्वायर है, हाँ ना, तो ये मिली सेकेंड का स्क्वायर है क्या, नहीं है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, लगता है मिली सेकेंड का स्क्वायर है, इसलिए ऐसे चिपका के लिखना नहीं। यहां दो चीजें यूज करते हैं, एक तो हाइफन या स्पेस। हाइफन मतलब क्या, डॉट, दिख रहा है डॉट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 10 लिखा, मीटर लिखा, उसके बाद डॉट डाला, फिर सेकेंड स्क्वायर लिखा। जैसे ही डॉट डालूंगा, अब बच्चा समझदार है, अब वो मिली सेकेंड का स्क्वायर नहीं पड़ेगा, अब क्या पड़ेगा, मीटर सेकेंड का स्क्वायर, वो भी क्या है, -2। समझा, क्या पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, इसका 10 ऐसे लिखो, मीटर लिखो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, उसके बाद लिखो -2, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। पर चिपका के लिखोगे तो पढ़ने वाला कंफ्यूज होगा ना, अब इसको पढ़ लेगा और मिली सेकेंड पढ़ लेगा, मिली सेकेंड पढ़ लेगा ना, मिली सेकेंड तो नहीं है ये, है क्या मिली सेकेंड, नहीं है। तो ऐसे तुम्हारे पास 8 रूल हैं, तुरंत याद कर दे, तुरंत। दो तो ग्रामर वाले हैं, एक फुल स्टॉप है, दूसरा उसके बाद क्या, सिंगुलर प्लूरल है, उसके बाद फर्स्ट सिंबल है, 3 तो हो गए, सिंबल, फुल स्टॉप और ग्रामर, सिंगुलर प्लूरल, दिख रहा है ना, दिख रहा है। थर्ड वाले में क्या कहा, थर्ड वाले में न्यूटन लिखा है तो पूरा सिंबल वर्ड लिखना है, पूरा तो स्मॉल शुरू करना, सिंबल लिखना तो डायरेक्ट कैपिटल एन लिख देना। फोर्थ ये था। फिफ्थ वाले में खिचड़ी नहीं करनी है, ये अपने को बिरयानी पसंद है, खिचड़ी तो पसंद है नहीं भाई, तो खिचड़ी करनी नहीं है। खिचड़ी कब खाते हैं, तबियत खराब हो तब, तो खिचड़ी नहीं करनी, लिखा खिचड़ी है। मीटर पर सेकेंड, सेकेंड अजीब लग रहा है भाई, ये देखो, ये लग रही ना बिरयानी, देखो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या है, मीटर डॉट सेकेंड का -2, मैं लिखा सेकेंड +2 था ना, सो ऊपर ये देखो +2 है, ऊपर जाने के बाद -2, ये हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। सिक्स्थ वाले में क्या कहा था कि दोनों कंबाइन जो यूनिट इस्तेमाल करोगे तो दोनों सेम सेम करोगे, अगर फुल नेम लिखना है तो फुल नेम ही लिखोगे, सिंबल लिखना तो सिंबल लिखोगे। ये गलत क्यों है, न्यूटन केजी लिखा है, पूरा न्यूटन इस्तेमाल किया, केजी का सिंबल लिखा है, अगर करना है तो किलोग्राम पूरा लिखो तब राइट है। अब यहाँ जूल लिखा है, यहाँ केजी लिखा है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पूरा अगर सिंबल तो सिंबल लिखो, यहाँ नाम तो नाम लिखो, देखो न्यूटन केजी, जूल केजी, ये राइट है। अब ये प्रेफिक्स सफिक्स, ये तो याद होगा, मिली का -3, माइक्रो का -6, नैनो का -9, और एक आता है पीको, और एक आता है पीको, पर जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। पीको का मतलब क्या होता है, -12। तुम लोग अभी 11th में यूज नहीं करते, ये 12th वगैरह में यूज करोगे तब तो आराम से याद हो ही जाएगा, अभी फिलहाल के इतना हाइप मत रखो, कैसे याद करेंगे, बस मिली याद रखो, काम है। माइक्रो, पीको, नैनो वगैरह तुम लोग को अभी आने वाला नहीं है, आगे क्लास में मिलेगा, अभी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब लास्ट वाला लिखा था कि कहीं भी कोई यूनिट को अगर कंबाइन करना चाहोगे तो हाइफन, हाइफन मतलब डॉट और स्पेस डालना जरूरी है, उसके बिना होने वाला नहीं है। तो ये कहा ना डॉट, वो हाइफन है, और तुम्हारा क्या है, स्पेस, डालना जरूरी है। अब ये 8 पॉइंट तुम्हारे बुक में ऐसे के ऐसे दिए गए हैं, अपने पास सबूत है। आजकल बच्चे भरोसा नहीं करते ना, सबूत दिखाना पड़ता है, सबूत दिख रहा है, सबूत पढ़ो। पहला फर्स्ट पॉइंट, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। आया फर्स्ट वाला, देखो यही था अपना, सिंबल ही था ना अपना भी, देखो फर्स्ट वाला सिंबल ही था। तो ऐसे ही सारे पॉइंट दिखा देता हूं, वो है तो मुझे। सेकंड पॉइंट, full name of unit always start with smaller letter even if the name is after a person, example Newton, बात कर ली थी इसकी, और 1 जूल स्मॉल लेटर चाहिए, बट द सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी कैपिटल लेटर, एग्जाम्पल N, और ये न्यूटन और G आफ्टर। ये सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में दिखा दिया है, देखो यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, यही सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड वाला, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फोर्स 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन्स। कहा था ना, केजीस और केजीस में कहा था, सिंगुलर प्लूरल अलाउड नहीं है, ग्रामर अलाउड नहीं है, तो ग्रामर में आ गया ना ये वाला पॉइंट, ये भी चला गया। फोर्थ वाला, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, मैंने कहा था ग्रामर अलाउड नहीं तो फुल स्टॉप भी नहीं होगा, दिख रहा है फुल स्टॉप, ये भी अलाउड नहीं होगा। फिफ्थ वाला, the units of physical quantity in numerator and denominator should be written as one ratio of the example SI unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड -2, बट नॉट, दिख रहा है ये खिचड़ी दिख रही ना ये, और ये तुम्हारी बिरयानी थी, दिख रहा है,
तो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एग्जांपल। तो यूनिट दिख रहा हो, मैंने कहा था ना जूल पर केजी चल जाएगा, यहां देखो जूल पूरा लिख दिया, केजी का अलग लिखा है, चलने वाला नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं था, ये हमने दिखा दिया यहां पे, देखो दिख रहा है ये वाला। और जो 8th वाला पॉइंट है तुम्हारा यहां है, देखो 7th वाला पॉइंट, द प्रीफिक्स सिंबल यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, द प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कंसीडर अ न्यू सिंबल फॉर द यूनिट व्हिच कैन बी राइज अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10, 1 मिलीसेकंड 10⁻⁻1 मिलीसेकंड लिखा, -3 लिखा है, 1 माइक्रो 10⁻³ सेकंड, 1 नैनो सेकंड 10⁻�9 सेकंड। डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। क्या कहा, दो प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, कहा था ना मिली सेकंड, मिली माइक्रो सेकंड, ये अलाउड नहीं है। डायरेक्ट अगर मिली का जगह तो डायरेक्ट लिखता है ना माइक्रो, माइक्रो अपने पास है, अब मिली माइक्रो भी अलाउड नहीं है, नैनो मेरे पास है, देखो कोई दिक्कत। और लास्ट में स्पेस और हाइफोन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स, एग्जांपल मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटर्न एज मिलीमीटर पर सेकेंड -1। देखो क्या पढ़ोगे इसको, मिली सेकेंड -1 पढ़ोगे, चिपका के लिखूंगा ना वैसे पढ़ दोगे, इसलिए देखो स्पेस छोड़ा है और हाइफन डाल दिया, समझे, एक ही बात है, बिकॉज एमएस विल बी रीड एज मिली सेकेंड, कहा था ना, तो यही बात है। तो अपना तुम्हारे बुक का 2 पेज हो चुके हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब बचता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 तुम्हारा शुरू होता है, वो है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट शुरू होगा, मेजरमेंट शुरू करने के लिए तुम्हारे पास हाईएस्ट से हाईएस्ट मेजरमेंट की बात करना है और लोएस्ट से लोएस्ट मेजरमेंट की बात करनी है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है मेजरमेंट का, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टाइल में लिख के दिखा देता हूं मेजरमेंट्स किसका करने वाले हैं। तो मेजरमेंट करने वाले हैं लेंथ का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे, हाईएस्ट की बात करेंगे, अर्थ से लेके मून का डिस्टेंस गिनेंगे, अर्थ से लेके सन का गिनेंगे, इसकी बात करेंगे लेंथ में, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, बाल का मेजरमेंट करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, न्यूक्लियस सबकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। हमने कहा स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेंथ भी गिनेंगे, हाईएस्ट से हाईएस्ट भी गिनेंगे, समझे। पहले दिमाग लगाते हैं कि मेजरमेंट करने के रास्ते क्या होते हैं। देखो पहले से मेजरमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक तो होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो यहां लिख देता हूं मेजरमेंट्स 2 तरीके से होता है, इसमें ही 2 तरीके होते हैं, एक तुम्हारा होता है डायरेक्ट मेथड, और एक क्या है इनडायरेक्ट मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब जब डायरेक्ट मेथड की बात करोगे, इसका मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बताना अर्थ से लेके मुझे मून का डिस्टेंस गिनना है, तो ये डायरेक्ट मेथड में आएगा कि इनडायरेक्ट में आएगा। अब मेरे पास टेप इतनी बड़ी नहीं है, अगर मान भी लो कि टेप मैंने बना ली, तो पकड़ेगा कौन, कौन पकड़ेगा, टेप मैंने बना दी, पकड़ेगा कौन, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं बेसिकली ये इनडायरेक्ट में आएगा, किसी इनडायरेक्ट क्वांटिटी की हेल्प से, विदाउट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं दिमाग लगाऊंगा और गिनूंगा। अब मान लो मुझे मास गिनना है, मास गिनने बोल रहा है, सन का मास गिनना है, मून का मास गिनना है। अब इतनी बड़ी वेइंग मशीन नहीं, बोलूंगा आ भाई बैठ गिनना है, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट मेथड से होने वाला नहीं, क्या है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो तुम्हारी होती है डायरेक्ट मेथड, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते वो तुम्हारी होती है इनडायरेक्ट मेथड। कोई दिक्कत। अब लिखते हैं, यहाँ लिखता हूं तुम्हारे लिए याद करने के लिए, वी यूज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट यूज इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, कोई दिक्कत, इतना है। अब मुझे बता, तुम लोग को पहले स्मॉलेस्ट लेंथ की बात करनी है कि हाईएस्ट लेंथ की बात करनी है, जल्दी बताओ, स्मॉलेस्ट करें या हाईएस्ट करें? चलो, बच्चों के मन में पहले स्मॉलेस्ट ही आ रहा है तो स्मॉलेस्ट ही करेंगे। चलो स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। तो पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिखा है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिखा है। अब बात करने वाले हैं स्मॉलेस्ट की। हाँ, शुरू कर रहे हैं स्मॉलेस्ट का लेंथ निकालना। चलो लेंथ की बात करते हैं, देखते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो पहले अगर स्मॉलेस्ट लेंथ की बात करना है तो अपने पास एक पहले आता है मीटर स्केल। अब मीटर स्केल से मैं कितना मेजर कर सकता हूं? तुम्हारे मीटर स्केल पे अपने पास स्केल शायद से होगा, अगर नहीं भी होगा तो समझ आ जाओ कहां पे। मीटर स्केल पे ना तुम्हारे पास सेंटीमीटर आता ना, कि 1 सेंटीमीटर को अगर एक बोलता हूं, एक लिखा है 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1 सेंटीमीटर में से 10 लाइन होते हैं, काले का लाइन होते हैं ना, तो एक लाइन 1 mm की होती है। कितनी होती है 1 mm की। तो मैं 1 mm तक गिन सकता हूं मिनिमम, स्केल से 1 mm पॉसिबल है। अब मैंने कहा था mm का मतलब ये होता है मिली ना, mm का मतलब क्या होता है मिली, समझ में आ रहा है? तो mm का मतलब ये होता है मिली सेकेंड, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो ये तुम्हारा mm मिलीमीटर ही होता है। अब मुझे पता है मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मीटर, याद आ रहा है ना, 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब कहा था ना 10⁻³ मिली का मतलब ही -3 होता है। तो मुझे पता है लोएस्ट मेरा पॉसिबल है 10⁻³ मीटर स्केल से। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है स्केल से? मेरे स्केल से, अब मेरे पास एक स्केल है तो उससे मैक्सिमम कितना गिनूंगा? तो तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर की स्केल है। अब जो कपड़े की दुकान पे वहां थी 1 मीटर की स्केल थी। अब जब वो पर्पस की एक टेप आती है, टेप छोटी सी टेप आती है, जो सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, उनके यहाँ पे कमर पे लटकी होती है छोटी सी टेप, वो होती है 5 मीटर की। उसके बाद जो लेबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी गोल टेप आती है जो लपेट सकते हैं हम लोग हाथ से, वो आती है 50 मीटर की। अब एक हायर लेवल की और एक टेप आती है 50 मीटर के अलावा, वो होती है 100 मीटर की। इस 100 मीटर के ऊपर अपने पास टेप होती नहीं है, इसको हैंडल करना मुश्किल पड़ता है। तो हम लोग टेप से मैक्स टू मैक्स 100 मीटर गिन सकते हैं। किससे? मेजरिंग टेप से। स्केल लिखता हूं, स्केल, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा स्केल से। स्केल से मैक्स टू मैक्स 100 मीटर पॉसिबल है और मिनिमम से मिनिमम -3 पॉसिबल है। अगर मुझे -3 से कम गिनना होगा तब क्या करें? तब तो काम अटक गया। तब उसके लिए तुम्हारे पास डिवाइस है, वो डिवाइस का नाम है, वो जो गिनता है वो गिनता है 10⁻⁴ तक गिनता है, -4 मीटर तक गिनेगा। इसका मतलब इसकी जो डिवाइस का नाम है, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या बोलते हैं? नाम थोड़ा भारी लगेगा पर क्या करें, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये डिवाइस एक्यूरेट रीडिंग देता है, कुछ ज्यादा हाईटेक डिवाइस नहीं है, अपने पास है डिवाइस वो। हम लोग तुम लोग को एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर से, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए पूरा प्रॉपर फिक्स वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल में कराते हैं ये वर्नियर कैलिपर। तुम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू होगा तभी तुम लोग कराएंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक इसका वीडियो बना दे तुरंत, कि जब तुम लोग कॉलेज में करोगे प्रैक्टिकल तो कॉलर ऐसे ऊपर रहेगी, पता है ना पहले से ही, समझे बात? तो ये बात वर्नियर कैलिपर कितना है, इसका लीस्ट काउंट 10⁻⁴। हाँ, अब बच्चे ने मैंने वर्ड जुबान से वर्ड निकल गया, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना गिन सकता हूं। तो मेजरिंग स्केल से 10⁻³ पॉसिबल है, इसको बोलते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट है, समझा? वर्नियर कैलिपर से 10⁻⁴ पॉसिबल है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। अब इसके बाद वर्नियर कैलिपर हो गया, इससे कम गिनना हो तो इसके कम गिनना हो तो यहां आएगा 10⁻⁴, -4 हो गया। अब ये -5 मीटर। अब इसके इतना गिनने के लिए अपने पास और एक डिवाइस है, वर्नियर कैलिपर गिनने वाला नहीं है, -4 तक ही गिन सकता है, -4 तक ही है, मिनिमम -4 पॉसिबल है, उसके पॉसिबल नहीं है। अभी वर्नियर कैलिपर हो गया। अब इसके बाद की बात, इसके लिए 2 डिवाइस हैं, एक होता है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। मैंने स्क्रू गेज बोला है, कुछ लोग गॉज भी बोलते हैं, तो फर्क नहीं है, एक ही बात है। और दूसरा होता है स्पेरोमीटर। दूसरा क्या है? स्पेरोमीटर।
ये तुम्हारे डिवाइस, ठीक है। उसके बाद दो डिवाइस के नाम लिख दिए, एक क्या है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और एक क्या है स्पीरोमीटर। ये दोनों भी मेरे घर पे रखे हुए हैं। अगली बार जब आएंगे तो इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, एक वर्नियर कैलिपर का बनाएंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का बनाएंगे और स्पीरोमीटर का ही बनाएंगे। कैसे मेजरमेंट करते हैं उसकी हेल्प से सब दिखा देंगे। बस फिलहाल के लिए नाम सुन लो, घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग सब कर देंगे उसके पीछे, कोई दिक्कत। अब इससे कम गिनना हो तो इससे कम गिनना हो तो इसके बाद क्या करें, -6 वाला आ जाएगा। अब मुझे पता है इसके बाद जो भी काम आएगा वो तुम्हारा अभी काम आएगा तुम्हारा माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप का नाम होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब बच्चों के मन में एक सवाल घूम रहा है, सर माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? अरे जब तक कोई चीज को तू देख नहीं पाएगा तब तक तो मेजर कैसे करेगा? इसको देखते कैसे पता है? अगर मैं ये उंगलियों का गैप को नोटिस कर रहा हूं ना, मुझे मेजर करना है गैप को, तो मुझे क्या करना, उंगली के बीच में जो गैप है ना, गैप स्मॉल सा गैप, उस गैप को मेजर करना है। दिमाग कैसे लगाते हैं, माइक्रोस्कोप से ना इसको जूम कराते हैं, जूम करते हैं, जूम करते हैं, जूम करते हैं। जूम करेगा ना दोनों उंगलियां सेपरेट दिखेंगी मुझे। सेपरेट अगर दिख गई तो इससे मेजर करना मेरे लिए आसान है, पहले दिखना तो चाहिए क्लियर। अब देखो इसका जो रेंज है ना ऑप्टिक माइक्रोस्कोप का, इसका रेंज फिक्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, जो लिखा ना -6 गायब करता हूं क्योंकि -6 नहीं हो सकता, इससे कम भी हो सकता है। दिखाता हूं क्यों कम हो सकता है, समझेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। पहले इस ऑप्टिकल का मतलब समझो, जो इस पे दिखा है ना ऑप्टिक, इस ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट। मतलब लाइट पे चलने वाला माइक्रोस्कोप। क्या कहा, लाइट पे चलने वाला माइक्रोस्कोप। लाइट मतलब बिजली वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, लाइट मतलब लाइट जो आ रही है वो लाइट की बात कर रहा हूं। लाइट पे चलने वाला माइक्रोस्कोप, विदाउट लाइट ये चलने वाला नहीं है। मैं दिखाता हूं ऐसा क्यों, ध्यान से बात सुनना। लाइट की बात करते हैं, लाइट का एक वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। पहली बार को सुनोगे, लाइट तुम्हारी एक वेव है, वेव है, तो उस वेव का होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को मेजर करते हैं डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, मीटर से, उसका यूनिट मीटर ही रहता है। तो वेवलेंथ होती है, तो उसकी कुछ रेंज फिक्स रहती है। दिखाता हूं कैसे, यहां लिखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट तुम्हारी होती है 4000 एमस्ट्रॉन्ग। भारी गया, ऊपर से गया, ऊपर से गया, ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं। एमस्ट्रॉन्ग एक नया यूनिट है, बस पढ़ो उसको, नीलाम स्ट्रॉन्ग का एमस्ट्रॉन्ग, ऐसे उसका रेफरेंस नहीं लिए, बस ऐसे ही उस यूनिट का नाम एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग लिखा है। रेंज क्या है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7000 एमस्ट्रॉन्ग तक। सर ये सब जाने दो, हमें एमस्ट्रॉन्ग चाहिए ही नहीं, हमें तो मीटर में चाहिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखो तुम्हारे लिए यहां लिख के देता हूं, एक एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। क्या कहा, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। इसका नाम अगर भूल ना जाओ तो लिख के देता हूं एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग बोलो या आर्मस्ट्रॉन्ग बोलो, तुम्हारी बात है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो बोलना है वो बोलो, फर्क पड़ता नहीं है, बस प्रोनाउंस याद रखो कि आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्पेलिंग कोई पूछेगा नहीं। आगे हो गया। अब कन्वर्ट करना ना मुझे मीटर में चाहिए, तो देखो कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा पता कर देते हैं कि अपने को पूरा करना है ना, ठीक। क्लियर दिख रहा हो, आई होप सो क्लियर दिख रहा है हर चीज, चलो बढ़िया है। अभी करना है कन्वर्ट, तो यहां देखो 4000 लिखा और एक एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है -10, तो यहां लिख दिया -10। सेम यहां पे भी 7000 लिखा और यहां मल्टीप्लाई कर दिया -10, क्योंकि अगर एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर है, तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग कितनी होगी, 4000 इंटू -10। 7000 कितनी होगी, 7000 इंटू -10, तो वही लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब 4000 पॉइंट कहां होता है, यहां होता है, पॉइंट कहां होता है, यहां होता है। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए, अगर पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करोगे, कहां पे, राइट साइड में, तो तुम्हारी माइनस पावर बढ़ती है। लिख के देता हूं, बादल अपने पास है ना, बादल बना देते हैं,
देख लेता हूं तुम्हारे लिए। अगर पॉइंट को पूरा हिंदी में लिख के दे रहा हूं फुल फ्लेज में, तो मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। अगर पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करोगे, राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस पावर बढ़ेगी, तो माइनस पावर बढ़ेगी। आगे लिखता हूं, एक ही बात है। अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड करने पे क्या आएगा फिर? अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस पावर आएगी। प्लस, नेगेटिव तो लिख दिया, प्लस पावर क्यों लिखूं अभी? प्लस पावर तो लिख दिया, प्लस पावर आएगी। बढ़िया, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, घबराओ मत, सॉल्व करेंगे आराम से, खाइए। अब देखो पॉइंट यहाँ है, क्या सिखा रूल में, क्या लिख के दिया है? अगर पॉइंट को राइट सरकाओगे माइनस पावर बढ़ेगी। अपने को माइनस नहीं बढ़ाना है, मुझे करना है शिफ्ट करना है लेफ्ट में। तो देखो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आया 4000, ठीक है। लेफ्ट में सरकाया तो ये बन गया 400, है ना। अब ये -10 पहले ही था। अब सिखाया गया है कि लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो प्लस पावर बढ़ेगी। किसकी प्लस पावर? 10 के ऊपर की प्लस पावर। देखो एक प्लस बन गई। अब जैसे ही एक प्लस बन गया और एक शिफ्ट करता हूं, और एक, तो ये हो गया 40। तो और एक शिफ्ट करने से और एक प्लस पावर बढ़ेगी। और एक शिफ्ट करता हूं तो ये और एक बन गया 4, तो ये बन गया और एक 10⁻+1। अब 4 बच गया है, 4 बचा ना, पूरा 4 है, तो ये आया तुम्हारा -10, और ये बेस सेम तो पावर ऐड 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 3। सॉल्व करो, -10 इंटू +3 कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻⁻7। हाँ यार बढ़िया, कोई दिक्कत? अब सेम काम यहां पे भी, अगर मैं यहां पे भी करके दिखाऊं तो मतलब नहीं होगा, डायरेक्ट बच्चे बोल देंगे 7 इंटू 10⁻⁻7। सेम 7 इंटू 10⁻⁻7, 7 इंटू 10⁻⁻7। देखो दिखाता हूं फिर भी करके। अब एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये बन गया 700, तो यहां 10⁻⁻10 पहले से था, तो ये +1 आ गया आगे, और शिफ्ट किया बन गया 70, तो 70.000 10⁻10 इंटू 10⁻+1 और एक 10⁻+1। अब कर दिया 7, तो ये बना 7.00 10⁻10, फिर 10⁻+1, फिर 10⁻+1 और एक शिफ्ट किया तो 10⁻+1। कंबाइन करो, 7 हो गया, 10⁻10 हो गया। अब 7 के बाद पॉइंट क्यों लिखूं, मतलब है क्या उसको कुछ? 7.0 या 7 एक ही बात हुई ना, क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद ये बच गया 111, ये आया 3, -10 3, ये आ गया तुम्हारा -7, और ये तुम्हारा आगे बचेगा तुम्हारा 7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इतनी तुम्हारी लाइट की वेवलेंथ है। तो इसको मैं गायब करता हूं, ये जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, ये सिखाया गया है। ठीक है, सिखाया गया कैसे, अगर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, रखता हूं यहीं पे। पता नहीं किसी बच्चे ने अगर बोला चाहिए सर तो रख दिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद नहीं करेंगे। इसके बाद अब समझ गया है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इतना है, इसकी रेंज कितनी है, मैं लिखता हूं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसकी रेंज अब तक फाइंड नहीं की मैंने, है ना, दिखाता हूं क्यों। अब मुझे समझ में आ गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीटर निकाला 1 मिनट पहले ही। 4 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 4 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 2 7 इंटू 10⁻⁻7 इतनी लाइट की वेवलेंथ है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो रंगीन दुनिया दिख रही है ना, रंगीन दुनिया दिख रही है, रंगीन दुनिया, जो रंगीन दुनिया दिख रही है वो दिख रही है इसलिए कि लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर सकती है।
जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहां देखो, अगर मैं यहां कुछ कलर दिखाऊं, ये है मेरा ग्रीन कलर, है ना, पूरा ग्रीन कलर दिख रहा है ये। अब ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? लाइट इस ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे आंखों में जा रही है, इसलिए मुझे ये कलर दिख रहा है। हर कलर मुझे दिख इसलिए रहा है कि वहां से लाइट हमारी होती है रिफ्लेक्ट, इसलिए वो दिख रहा है। अगर लाइट की रेंज कब तक, अगर लाइट का रेंज इसके बीच में रहेगा, पार्टिकल का साइज इतना रहेगा, तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगी। कितनी रेंज कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेके 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। इतने रेंज तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मुझे रंगीन दुनिया दिखेगी। ब्लैक कलर में क्या होता है? ब्लैक कलर दिखता इसलिए ब्लैक है कि उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, हर चीज होती है एब्जॉर्ब, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। समझे? व्हाइट में, ये व्हाइट में कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा होगा, इससे उसको व्हाइट दिखता है। मैं इसलिए बताएंगे आगे की तरफ, फिलहाल कंफ्यूजन नहीं मानते हैं। मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसलिए है कि इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बोलना नहीं कि सर ब्लैक है, ये तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इस रेंज के बाहर चला गया, रेंज के बाहर, अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है, यह ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा है, 10⁻⁸ का ऑब्जेक्ट है, कितना है? 10⁻⁸ का। अगर -8 का ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट इसके ऊपर फेंकूंगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लाइट की रेंज क्या है? -7 तक, 4 इंटू 10⁻⁷ से लेके 7 इंटू 10⁻⁷ तक। तो इसके अंदर का जो भी रहेगा उसको मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा। -8 चला गया या 8 इंटू 10⁻⁷ हो गया तो भी रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। -8 होगा तो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगर 7 की जगह पे 8 भी हो गया ना वहां पे तो भी रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। समझ में आई बात? इतनी ही रेंज है। तो अगर इसके बाद अगर मेरा साइज हो गया, मतलब समझ में आ गया, इसकी जो रेंज होगी वो रेंज बनेगी -7 तक, हाँ है ना, -7 तक मेरा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम करेगा क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी, मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर -8 हो गया तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे मेरे भाई? है ना, तो रेंज क्या बन गई इसकी? -7 मीटर। चल रही भाई, पोपटी कलर नहीं चाहिए। -7 मीटर, कोई दिक्कत? अभी ये हो गया -7 मीटर तक रेंज है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप -7 मीटर तक काम करेगा, इसके बाद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम करने वाला नहीं। अब अगर -7 से नीचे गिनना हो तब भैया क्या करें? अगर -7 से नीचे गिनना है, अपने -7 से नीचे है, एटम्स वगैरह गिनना हो तब तुम्हारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम नहीं आता, तब तुम्हारा काम आता है इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। क्या काम आता है? इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। इसकी रेंज जो होती है वो होती है -8 तक, -8 तक रेंज आराम से होती है, आराम से गिन लेता है। ये माइक्रोस्कोप तुम्हारे स्कूल वाले नहीं होते हैं, स्कूल वाले नहीं होते हैं। इसकी प्राइस, अगर मैं प्राइस बाद में बताता हूँ, इसके माइक्रोस्कोप कितने होते हैं? माइक्रोस्कोप बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप पर मैं जो खड़ा हूँ ना, मेरी हाइट आराम से 5 फुट 9 तक है, तो 5 फुट 9 तक है तो मेरे हाइट के आधा माइक्रोस्कोप ही रहेगा, मतलब लगभग 4 फुट समझ लो, इतना 4 फुट 5 फुट माइक्रोस्कोप रहेगा ये, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप। तुम्हारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसको, समझना, तो उसका स्कूल तुम्हारा जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है? क्योंकि गूगल पे जब प्राइस सर्च करोगे ना इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप की, तो लगभग ना वो 60 लाख दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 60 लाख। पहले डॉलर में दिखाएगा, डॉलर में कन्वर्ट करना उसको, डॉलर को कन्वर्ट करना रुपीज में, तो 60 लाख दिखाएगा। तो जो एक माइक्रोस्कोप की प्राइस 60 लाख है, और तुम्हारे स्कूल में कौन से होते हैं? सिंपल और कंपाउंड, और वो भी चल नहीं रहे होते हैं। कौन से होते हैं? सिंपल और कंपाउंड। और यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप, और बड़ा होगा साइज में, ठीक है। अब ये हो गया -8 मीटर तक। अगर इससे कम गिनना हो तब, अब सवाल होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। ये पहले तो क्लियर है कि ये लाइट पे काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉन के कुछ बीम्स रहते हैं, बीम्स मतलब लेजर का लेजर, बीम्स रहते हैं,
वो बीम्स को जिस पार्टिकल पे देखना है उसको फेंक के मारते हैं, बीम वहां पे टकराती है, टकराने के बाद पार्टिकल जूम हो जाता है और तुम्हारा पार्टिकल दिखता आंखों से नहीं है, तुम्हारे पास होता है पीसी, बगल में पीसी होता है, पीसी पे देखते हैं हम लोग उसको। समझ में आई बात? कि इतना बड़ा हाइट किसकी होगी, उतना हाइट पर जाके देखूंगा, पॉसिबल थोड़ी है। तो सेटअप करते हैं उसको, सेटअप करके देखते हैं पीसी के ऊपर, स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, अब ये होगा इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। इसके बाद अगर कुछ देखना हो, इसके बाद अगर कुछ देखना हो तो उसके लिए अपने पास और एक माइक्रोस्कोप है, उसको बोलते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोप। प्रोनाउंस करो, टनलिंग माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी रेंज होती है -12 तक, -12 मीटर तक। अब इस माइक्रोस्कोप की प्राइस भी ऑलमोस्ट 60 लाख 70 लाख तक आराम से होती है। और रही बात ये दिखता कैसे है, ये बड़ा होता है। अगर दिखता कैसे, अगर तुम लोग एक्सपीरियंस करना है तो गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो तुरंत एक फोटो दिखेगी। वो फोटो तुम लोग को कार का इंजन होता है ना, V8 V16, उस इंजन का फोटो और इस माइक्रोस्कोप में कुछ फर्क होगा नहीं, स्लाइटली उतना सा फर्क दिखेगा, दोनों सेम ही दिखते हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप और वो माइक्रोस्कोप। ये आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, आजकल बहुत फेमस चल रहा है ये। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया है स्मॉल मेजरमेंट्स, इसके नीचे नहीं जाएंगे, इतना काफी है स्मॉल मेजरमेंट, समझ गए? ये तुम्हारा यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ खत्म हो चुका है। तो एक बार देख लो ध्यान से, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ हो चुका है। देखो, शुरू कहाँ से किया था, स्केल से, फिर कहाँ गए वर्नियर कैलिपर पे, फिर कहाँ गए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, फिर गए स्पेरोमीटर पे, ये हो गया। उसके बाद कहाँ चले गए हम लोग, देखो उसके बाद कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन बीम पे गए क्या पहले, नहीं, किस पे गए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे, उसके बाद गए इलेक्ट्रॉन बीम पे, उसके बाद कहाँ गए, टनलिंग माइक्रोस्कोप पे। इतना तुम्हारे पास है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल में। ठीक है, अब ये हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल हो चुका है। अब किसकी बात करना है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। किसकी बात करेंगे, लार्ज डिस्टेंस की। जब लार्ज की बात करेंगे तो लार्ज की बात कैसे करेंगे। अब लार्ज मतलब सबसे पहले क्या गिनना चाहिए अपने को, लार्ज गिनना चाहिए। लार्ज की बात करता हूँ तो लार्ज गिनेंगे पहले, सबसे पास कौन है अपने, सबसे पास में कौन है, अर्थ के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, सॉरी स्टार मून जो भी होगा, बताओ कौन सा है, नेपच्यून सैटर्न प्लैटन कोई भी होगा। अर्थ के सबसे पास में तुम्हारे पास है मून, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास। सोचो, 3,84,000 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 3,84,000 किलोमीटर, ये पास है मेरे लिए, ये पास है, समझ में आ रहा है, सबसे पास मून ही है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब अपने को गिनना है, चलो मून का ही डिस्टेंस गिनते हैं। अब लार्ज की बात करनी है ना, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, मानता हूं कि मून तुम्हारा प्लैनेट नहीं है, फिर भी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के स्लैश में मून लिखता हूं, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। अब मुझे बताओ, इसमें तुम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करोगे या इनडायरेक्ट मेथड, बताओ, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। अब किसी ने डायरेक्ट मेथड अगर बोला तो मैं इसको साफ साफ बोलूंगा कि इतनी बड़ी टेप कहाँ से लाएगा, 3,84,000 किलोमीटर की टेप कहाँ से लाएगा। बाई चांस मान लो तूने टेप बना भी दी, पकड़ेगा कौन, वही सवाल फिर से, पकड़ेगा कौन, मून पे किसको भेजेगा, हाँ पकड़ भाई, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, गिन, पॉसिबल नहीं ना, इसलिए वही बात। चलो लिख दिया मून। अब इसके बाद की बात करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो, इस मेथड को समझने से पहले तुम लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। जिसने बेंटन देखा है उसको इसका नाम पहले सुना होगा, बेंटन, मतलब बेंटन बच्चे वाला नहीं है, छोटा वाला नहीं, अल्टीमेट ट्रिक्स वाला, प्रोफेसर पैराडॉक्स, रिलेट करेगा थोड़ा बहुत नाम, इसलिए बताया मैंने, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब देखो पैरेलैक्स मेथड की बात कैसे करते हैं। पैरेलैक्स तुम लोग फील कर सकते हो, ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे क्या होता है पैरेलैक्स मेथड। इसी की नाम, ये ग्रीन कलर का एक डॉट बनाया मैंने, डॉट बनाया, इस डॉट के सामने मैं अपनी उंगली रख रहा हूं ऐसे,
ठीक है, ये उंगली रख रहा हूं। तुम्हारा टास्क क्या है, एक बार अपनी लेफ्ट आंख से मेरी उंगली को देखोगे, दूसरी बार राइट आंख से अपनी उंगली को देखोगे। फिर उंगली यहां तो मार कर रखता हूं, देखो ये पॉइंटर रखा है, एक बार इस पॉइंटर को लेफ्ट आंख से देखना। मैं इसलिए उंगली नहीं रख रहा था, पता है, ये नहीं रख रहा था, उंगली रख रहा था, चलो मान लो उंगली रखता हूं, ठीक है। एक बार लेफ्ट आंख से देखना, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो वीडियो, देख सकते हो, फील करो ना, देखो पॉज कर लो वीडियो और देख लो। एक बार लेफ्ट आंख से देखना इस उंगली को, अब लेफ्ट आंख बंद कर देना, उस पे हाथ रखा था ना, अब राइट आंख से देखना एक बार, देखा? तो क्या नजर क्या पता है क्या, तुम्हारी जो पॉइंटर है ना, वो जो उंगली थी मेरी स्लाइटली शिफ्ट हो गई है, स्लाइटली आगे पीछे मूव हो गई है, थोड़ा चेंज हो गया है। अगर ये हाइटेड लग रहा है तो एक थंब को आगे लेके जाओ, थंब को आगे रखो, एक बार लेफ्ट आंख से देखो ऐसे, उसके बाद राइट आंख से देखो, ऐसा लगेगा कि मेरी जो उंगली का पोजीशन है स्लाइटली बदल गया, स्लाइटली बदल गया, इसको ही बोलते हैं पैरालैक्स। क्या हो गया यहाँ पे, पैरालैक्स हो गया। इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड करने वाले अपना काम, ठीक है, इसकी हेल्प से करने वाला। तो यहां मैं बना के दिखा देता हूं, ये तुम्हारी लेफ्ट आंख है, ये तुम्हारी राइट आंख है, और ये तुम देखने वाले ऑब्जेक्ट हो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओ है। कुछ तो ये एंगल बन रहा है ना, इसको नाम दे रहा हूं थीटा। क्या नाम दिया, थीटा। इसके दो नाम लिख के दे रहा हूं, एक तो तुम्हारा जो फेवरेट नाम याद करना आसान है, उसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। क्या बोलता है, पैरालैक्स एंगल। और हमें दूसरा और एक नाम पड़ता है, वो पड़ता है पैरालैक्टिक एंगल। अब जिसको जो याद करने आसान रह जाए वो पैरालैक्टिक एंगल। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर कौन सा आसान है, अरे पैरालैक्स मेथड तो एंगल क्या होगा, पैरालैक्स एंगल ही आसान करना पड़ेगा ना, तो वो आसान है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं अपनी मेजरमेंट ऑफ सन की और मून की, ठीक है। उससे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से बात सुनना। ज्यादा भाई संकट आता नहीं, कोई सीन है। ये है मेरा एक सर्कल, ठीक है, सर्कल ये है इसका सेंटर, और ये है इसकी रेडियस, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, एक बार क्लियर करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, आर्क है ना, ये क्या है, आर्क है, ये तुम्हारा क्या रेडियस है। अगर दूसरा बना के दिखाऊं, ठीक है, दिख रहा है आर्क, और ये तुम्हारी रेडियस है। अब यहाँ साफ साफ क्लियर कर रहा है, जितना सर्कल मेरा बड़ा होगा ना, उतना मेरा आर्क छोटा हो जाएगा। समझा रहा हूं क्या यूज करने वाले हैं। तो ये रहा इस सर्कल का सेंटर, और ये तुम्हारा बनेगा आर्क। नहीं, ब्लू से नहीं, व्हाइट से दिखाता हूं। ये आ गया व्हाइट से, ये आ गया तुम्हारा आर्क, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया, फिर भी ये ले लो आर्क। अब ये है तुम्हारा रेडियस। अब दिमाग लगाओ, देख रहे हो जितना तुम्हारा रेडियस बड़ा होगा ना, ये दिख रहा है ये आर्क। अब देखो, अब मुझे पता है अगर रेडियस मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो अगर मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हारा, यहाँ लिख के दिखाता हूं, ध्यान से पढ़ना है, तुम लोग खुद बोलना। अगर मैं इस पूरे सर्कल को गायब कर दूं ना, सिर्फ इतना हिस्सा रखूं, पूरा गायब कर दो, सिर्फ इतना हिस्सा रखूं, यहाँ पे भी इस पूरे को गायब कर दूं, उसको उतना ही स्पेस रखूं, सर्कल गायब कर दिया। अब वहां से बच्चा बोलेगा, अगर तुम्हारा रेडियस बड़ा है, रेडियस इज लार्ज, देन वी एज्यूम आर्क एज स्ट्रेट लाइन, या आर्क एज स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। पर कब, जब तुम्हारा रेडियस बहुत 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 बड़ा रहे तब।
जब रेडियस मेरा बहुत बड़ा रहेगा तो मेरे आर्क को मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मान लूंगा। ठीक है, क्लियर बात। अब मैं यहाँ इसका उल्टा बोलता हूँ। उल्टा मतलब क्या? अगर मेरा आर्क बहुत, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आर्क है, मेरे पास आर्क है, आर्क को मैंने स्ट्रेट लाइन माना, अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, और मेरा जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, ऐसा रेडियस ही हुआ ना, ये मान लो रेडियस ही हुआ। अगर मेरे पास आर्क था तो मैंने आर्क को स्ट्रेट लाइन माना, कब? जब मेरा रेडियस डिस्टेंस बड़ा हो तब। अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस मेरा अभी भी बहुत बड़ा है, तो मैं इसको मैं आर्क मान सकता हूं क्या? कुछ नहीं कहा है, बस उल्टा कहा है। आर्क को स्ट्रेट लाइन माना, कब? जब रेडियस बड़ा होगा तब। तो मैं स्ट्रेट लाइन को आर्क मान रहा हूं, कब? डिस्टेंस बड़ा रहेगा तब। है ना? और एक बार, और एक बार, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आर्क को स्ट्रेट लाइन माना, कब माना? जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो। अरे हालांकि स्ट्रेट लाइन होती है रे, वो देखो ना, ऐसा है, ये सर्कल है, तो गायब करते करते आओ, गायब करते करते आओ, देखो आखिर में जो बचेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बचेगा, समझे ना? तो मैं आर्क को स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, पर कब? जब रेडियस बहुत बड़ा रहे तब। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास अभी स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस मेरा बहुत दूर तक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं आर्क मान सकता हूं। तो लिखता हूं, इस डायग्राम को रखता हूं, यहां रखता हूं, इस पूरे पेज को यहीं रखता हूं। डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, then we consider line as arc। आए ना, आए ना, समझे? देखो उल्टा ही लिखा है, जहां जहां लाइन था वहां आर्क लिखा, आर्क को स्ट्रेट लाइन लिखा, एक ही बात है। तो ये बात आई होप सो क्लियर हो चुकी है। अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अपने को गिनना क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून ही गिनना है, तो हेडिंग और एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट क्या था? मून। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट लिखता हूं ब्रैकेट में मून फ्रॉम अर्थ। चलो पहले ड्रॉ करते हैं अर्थ वगैरह। चलो अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। हाँ, ठीक है, ये अर्थ है। मान लो ये तुम्हारा कहीं मून है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ इस चीज़ को। ये आ गया तुम्हारा ऐसा, और ये तुम्हारा कहीं मून यहाँ है, ये है मून, दिख भी रहा है मून। हाँ, और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, हाँ चमक रहा है, चमक रहा है। ये क्या है? मून। तो गिनना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं अर्थ का सरफेस यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, ब्लू से दिखाता हूँ। एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, यहाँ से देखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब सीन क्या है कि मेरे पास एक ऑलरेडी मेजरमेंट करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जो मुझे एंगल मेजर करने के लिए हेल्प करता है। उस डिवाइस का नाम वगैरह कोई फिक्स नहीं है, पर मुझे क्या हेल्प करता है? वो एंगल मेजर करके देगा, बस इतना ही करके देगा। अगर एंगल मिलने से कैसे निकालना, देखो मैं यहाँ पे, अब मुझे मून गिनना है, तो मून थोड़ा मैं यहाँ लेके आता हूँ, थोड़ा मून सेंटर में लेके आता हूँ। एग्जैक्टली सेंटर में मून रहेगा तो अच्छा लगेगा, व्हाइट वाला मून है ना, इसका सेंटर में ये लो, एग्जैक्टली मून यहाँ पे, बस ये मून है। अब क्या करूंगा, इस मून को नाम दे दिया m। अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस, तो ये मैं बोल देता हूँ कि इस डिस्टेंस जो है ये अर्थ का है ना, इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा स्मॉल d है। अब ये मुझे पता होगा स्मॉल d कैसे पता होगा, क्योंकि अर्थ से कहाँ तक मैंने रखा है वो मुझे पता है। एक सोर्स मैंने यहाँ रखा है, एक सोर्स मैंने यहाँ रखा है। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, दूसरी यहाँ से लाइट निकलेगी। अब क्या करूंगा, मुझे पता है मून के पीछे बहुत सारे स्टार्स हैं, स्टार्स बहुत दूर रहते हैं। कैसे दूर? कितना दूर? बोलते हैं ना कि स्टार 1 लाइट ईयर दूर रहते हैं। अब लाइट ईयर देख के लगता है सर ये टाइम का यूनिट है क्या? नहीं बच्चा, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ईयर का मतलब क्या? लाइट की स्पीड,
लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड करते हैं इसको किलोमीटर में, करें किलोमीटर में। अब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो मुझे मीटर चाहिए, किलोमीटर में करना है तो -3 आएगा ना, -3 मीटर। तो यहां लिख दिया 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ तो ये बन गया किलोमीटर पर सेकेंड। तो 8 और -3 कितना होगा 5। दिमाग लगाओ रे, अगर मीटर किलोमीटर का मीटर में करना है तो पावर +3 होगी, मीटर का किलोमीटर करना है तो -3 होगी। लेकिन किलोमीटर बड़ा है ना, छोटे में जा रहा हूं तो प्लस करूंगा ना। अब मीटर छोटा है, आ रहा हूं किलोमीटर में तो करूंगा -3, तो लिख दिया -3। अब ये आया -5, लिखते हैं इसको -5। तो ये आया 3, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। गिनते हैं 3, 30, 300, 3000, 30,000, 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास एक गाड़ी है, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। क्या कहा, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट की इतनी स्पीड है, समझे। अब मैंने क्या कहा, 1 लाइट ईयर मतलब 365 डेज। तो वो स्टार मेरे अर्थ से इतना दूर है कि लाइट को वहां पहुंचने के लिए 1 साल लग रहा है। लाइट डे भी होता है, लाइट मंथ भी होता है, लाइट आवर भी होता है, समझे। लाइट को 1 दिन लग रहा है वहां पहुंचने, इतनी स्पीड से। तो जस्ट इमेजिन कितना दूर होगा वो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट को वहां पहुंचने 1 साल लग रहा है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो जस्ट इमेजिन करो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वहां जाने के लिए इतना वक्त 1 साल लग रहा है, तो वो स्टार कितना दूर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सीन है। आई होप सो ये बात क्लियर रहेगी। तो मुझे पता है कि स्टार्स बहुत दूर है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक स्टार पकड़ा, उस स्टार पे मैंने यहां से एक लाइट भेजी, उस स्टार पे यहां से एक लाइट भेज दी उस स्टार पे। तो स्टार पे मेरे लाइट गई, ये लाइट यहां से निकली और चली गई स्टार पे। इस स्टार को नाम दे दिया मैंने S', S' स्टार, ठीक है। अब कुछ नहीं करूंगा, मैं इस S' स्टार की जो लाइट है, इस लाइट को धीरे 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 बेंड करूंगा, मेरे मून पे धकेलूंगा। लाइट को बेंड करते करते मून पे धकेलूंगा। अब जैसे ही इस लाइट को यहां से धीरे धीरे बेंड करते धकेलूंगा इस मून पे, तो ये आ गया मेरा मून पे। कुछ तो एक एंगल कवर कर रहा है, तो उस एंगल को बोलूंगा θ1। क्या नाम दिया, θ1। अब सेकेंड बार सेम स्टेप करूंगा इस लोकेशन से। अब इस लोकेशन से इस स्टार को देखूंगा, इस लोकेशन से इस स्टार को देखूंगा। अब मुझे स्टार कहां दिखेगा, कहां दिखेगा। ये मैंने यहां से फिर से एक बार लाइट भेजी ऊपर की तरफ। अब जो S' स्टार था, मुझे वो अभी भी यहीं दिख रहा है। यहां से देखा तो भी ऊपर दिख रहा है, यहां से देखा तो भी ऊपर ही दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा होता है बच्चों, नोटिस करो। अगर कोई चीज बहुत दूर रही ना, तो वो हमेशा अपने को एक ही जगह पे दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में ना अगर मून से देखोगे तो आगे के जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं कि जा रहे हैं पीछे। अब मैंने ट्रेन मेरे शुरू होने से पहले देखा मून को यहां दिख रहा है। अब ट्रेन 50 किलोमीटर चल गई, फिर भी मून मुझे आगे ही दिख रहा है। होता है कि नहीं होता है, होता है। दूसरा दिमाग लगाओ कि अब मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा मैंने मून को ऊपर देखा, हाँ भाई एग्जैक्टली ऊपर दिख रहा है। अब जैसे ही 20 किलोमीटर चल के मैं चला गया, इस तरफ चला गया, मान लो कि दुबई कहां भी चला गया, अब वहां जाके देख रहा हूं, फिर भी मुझे ऊपर नहीं दिख रहा है। होता है ना। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहा है तो कहां दिखता है, एग्जैक्टली ऊपर ही दिखता है। इसलिए S' स्टार कहां दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। फिर से एक बार इसको यहां से बेंड करना शुरू करूंगा मेरे मून पे। बेंड किया तो कुछ तो एक एंगल कवर होगा, θ2। कितना एंगल लिखा, θ2 लिख दिया। अब देखो, जस्ट फॉर टाइम पास, बस ऐसे ही मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूं।
यहां पे एक डॉटेड लाइन खींच देता हूं, ऐसे एक लाइन खींच दे टाइम पास के लिए। अब मुझे कोई बताएगा अगर ये θ1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये तुम्हारा θ1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बच्चा समझदार है तो बोल देगा हाँ सर z बन रहा है ना, अगर ये z है तो ये वाला एंगल भी सेम ही होगा, तो ये θ1 है तो ये भी कितना होगा? θ1 ही होगा। ठीक है, देखो z बन रहा है, z बन गया मतलब ये θ1 तो ये भी θ1। अब मुझे बताओ ये θ2 है तो ये कितना होगा? हाँ समझदार है, θ2 ही होगा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? θ1 प्लस θ2। ठीक है, अब इस θ1 प्लस θ2 को ही मैं कंबाइन करके बोलता हूं कि ये पूरा का पूरा मेरा थीटा है। चलेगा? थीटा बोल दिया। अभी कुछ नहीं करेंगे, अब मुझे यहां साफ साफ पता है कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। ये स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी ही निकालना है। अब मुझे यहां सिंपल लॉजिक पता है कि मेरा जो डी है, ये डी मेरा बहुत 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 10 बार बहुत बहुत बोलना चाहिए था, क्योंकि मून मेरा 3,84,000 किलोमीटर दूर है और डिस्टेंस जो मैंने रखा है ना स्मॉल डी कितना रहेगा? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उतना चल जाएगा। 3 लाख कहाँ और 2 किलोमीटर कहाँ, तो मेरा डी बहुत 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 बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। तो लिखता हूं डी इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। मैंने अभी कहा था कि जब मेरा डी बहुत 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 बड़ा रहेगा तो मैं स्ट्रेट लाइन को आर्क मान सकता हूं। तो यहां लगाते हैं फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अब तुम्हारा एंगल क्या है? थीटा है, तो यहां लिख दिया थीटा ऑलवेज इन रेडियन में चाहिए, रेडियन। आर्क, अब मैंने कहा था ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन, पर ये है क्या? आर्क। मैंने कहा था हम लोग आर्क मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि डी मेरा बहुत 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 बड़ा है, तो लिखूंगा आर्क जब क्या आएगा? स्मॉल डी, और रेडियस कितना है? कैपिटल डी, तो ये लिख दिया कैपिटल डी। काम है किससे? कैपिटल डी से ना, तो कैपिटल डी को यहां भेजो, तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी बाय थीटा ऑलवेज इन रेडियन। कुछ तो मिसिंग है इसमें, क्या मिसिंग है? कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ तो बाकी लग रहा है, बस बॉक्स बनाना बाकी है, बॉक्स बनाना जरूरी है, ये मिसिंग था, बाकी सब चमक रहा है। अब इस फॉर्मूले में मुझे डी पता है, थीटा मैंने ढूंढ लिया, अब मुझे डिस्टेंस ऑफ मून भी मिल जाएगा। है ना मुश्किल? क्या मुश्किल था इसमें बताओ? वो तो गया, कोई दिक्कत? अभी आगे वाला चक्कर देखो, मून का डिस्टेंस मैंने गिन लिया। अब मुझे बाई चांस कोई पूछता है कि जो तुमने डिस्टेंस गिना है मून का, तो मून का डायमीटर कितना है? मून का डायमीटर कितना है? तो डायमीटर गिने, इसका डायमीटर गिनेंगे मून का। बस कंडीशन क्या है? जिसका डिस्टेंस पता हो उसका ही डायमीटर गिन सकते हैं, ये कंडीशन है। यहां सेकेंड टॉपिक तुम्हारा क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ प्लैनेट, मतलब इन शॉर्ट मून। ठीक है, यहां का मतलब मून, तो ये आ गया मून। हम लोग बेसिकली बात मून की करने वाले हैं, तो मैं यहां मून ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मून तुम्हारा यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये आ गया मून। थोड़ा इसको फील करेंगे, ऑप्शन के पास है शायद से, फील कर लेते हैं। फील कलर व्हाइट, काहे लग रहा है ना मून, देखो लग तो रहा है मून। अब ये मैं ड्रॉ करता हूँ, मून को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर सरक जाओ। चलो अब गिनना है मून का डायमीटर, तो मून का डायमीटर तो ड्रॉ किया नहीं, इसके अंदर डायमीटर ड्रॉ कर लो इसका, तो ये बनेगा तुम्हारे मून का डायमीटर। मून के ऊपर बदक नहीं चलेगा, ब्लू वाला दिखाता हूँ। दाग आ गया मेरा, चांद पे दाग आ गया है। अरे चांद पे दाग कहा तो ये क्या आ गया? ठीक है चलो, ये है डायमीटर, मान लेते हैं इसको, मैं लिखाता हूँ ब्लू से ही लिखाता हूँ, तो ये तुम्हारा होगा स्मॉल डी, ये ढूंढना है अपने को। अब ये तुम्हारा मून आ गया है, अब तुम्हारी बनेगी अर्थ सरफेस, तो ये आ गई तुम्हारी अर्थ सरफेस। थोड़ा नीचे बनाता हूँ, तो ये आ गई तुम्हारी अर्थ सरफेस। अब ये मैंने ना अर्थ का बना दिया है,
अब ये अर्थ का मेरा सेंटर पॉइंट पकड़ा है। अब मुझे यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं क्या करूंगा, इस मेरे सोर्स से यहां से एक लाइट लेके जाऊंगा, जो लाइट है तुरंत लेके जाऊंगा इस मून के इस वाले कोने पे, एक लाइट। सेम उसी तरह दूसरी लाइट लूंगा, दूसरी लाइट और दूसरी सेम, ये हिल गई यहां से, सॉरी, हाँ दूसरी लूंगा, दूसरी फिर से इसी कोने से इस डायमीटर के दूसरे एंड पे लेके जाऊंगा, आगे दूसरे एंड पे। अब देख रहे हो इसमें कुछ तो एक एंगल कवर हो रहा है, तो ये एंगल मैं दिखाता हूं व्हाइट से। तो ये एंगल तुम्हारा यहां कवर होगा, इस एंगल को नाम दे रहा हूं अल्फा। क्या? अल्फा। अब सवाल आता है कि अल्फा एंगल है, वो एंगल अपने को मिल चुका है, एंगल मिल चुका है, एंगल अपने को पता है, मैंने डिवाइस से निकाल दिया है। अब बस प्रॉब्लम है कि अल्फा को नाम देना पड़ेगा। अब इस अल्फा का नाम क्या होता है मुझे बताओ। ये अल्फा क्या है? डायमीटर का एंगल है ना, डायमीटर का एंगल है, इसको नाम देते हैं एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर। बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा कैपिटल डी है, तुमने ऑलरेडी कैपिटल डी निकाल के रखा है मून का, तुम्हें पता है वो। अब यहां, अब मुझे बताओ कैपिटल डी बड़ा है कि स्मॉल डी बड़ा है? कैपिटल डी बड़ा है कि स्मॉल डी बड़ा है? खुद बोल दोगे। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस है मून का 3,84,000 किलोमीटर। अब इतना क्लियर तो है कि अगर मून का डायमीटर पकड़ूंगा 500 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 5 कितना ही पकड़ू, 50,000 किलोमीटर पकड़ू, फिर बड़ा कौन सा रहेगा? डी बड़ा रहेगा ना। इन शॉर्ट यहां फिर से एक बार लिखूंगा, डी इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। 2 बना है मतलब क्या? बहुत बड़ा है। फिर से एक बार वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। मैं इस चीज को मान सकता हूं, मैं इस चीज को मान सकता हूं कि जो मेरा आर्क है, मतलब जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, क्या मानूंगा उसको? आर्क। तो ये मेरा एंगल क्या है? अल्फा है ना। आर्क क्या है? स्मॉल डी है, मैंने कहा था स्मॉल डी लग तो रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्या मानूंगा उसको? आर्क मानूंगा। रेडियस क्या दिख रहा है? कैपिटल डी, तो ये आ गया कैपिटल जी। जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज को, उनको हमने एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में सिखा दिया है। अब निकालना क्या था? स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी को यहां रखो, ये डी डिवाइड में आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा अल्फा इंटू डी। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। कुछ तो मिसिंग है, वो है तुम्हारा बॉक्स, तो ये आ गया तुम्हारा बॉक्स। अब ये तुम्हारा बन गया एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। अब एक बचता है वो स्टार्स का, पर स्टार्स का तुम्हारे स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो हम लोग को वो स्टेट बोर्ड्स में करना नहीं है। अगर तुम लोग को मेजरमेंट ऑफ स्टार्स भी गिनना है तो हम लोग को कमेंट में पिन कर देना, मैं वो कमेंट पढ़ूंगा। अगर बच्चों को चाहिए होगा तो हम लोग वो अगली बार करेंगे। इसके बाद हम लोग आज फिलहाल के लिए इतना यहाँ स्टॉप करना चाहेंगे, क्योंकि अपना मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया है, मेजरमेंट ऑफ मास बाकी है, मेजरमेंट ऑफ टाइम बाकी है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पूरा किया है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट की बात की और हाईएस्ट से हाईएस्ट की बात की। स्मॉलेस्ट में हमने बात किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग गिनते हैं वो -3 पॉसिबल है स्केल से, फिर -4 वर्नियर कैलिपर से, -5 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, उसके बाद -5 के बाद रुक गए थे क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम आ गया था, और इलेक्ट्रॉन बीम उसके पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आया था। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेंज -7 तक थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम की रेंज -8 तक थी, उसके बाद लास्ट वाला -12 तक कौन था? टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये सब क्या तुम्हारे पास सिखा दिया था। फिर हमने लार्ज की बात की, लार्ज तरीका सीखने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया, उसको नाम दिया गया पैरेलैक्स मेथड। दिख रहा है? पैरेलैक्स मेथड, ये तुम्हारी था पैरेलैक्स मेथड। उसके बाद इसके बाद देखा स्मॉल का किया था, वो स्मॉल का, ये वाला स्मॉल का किया था, तो ये तुम्हारा काम था। इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट किया, ये तो निकाल दिया मैंने। डिस्टेंस ऑफ मून निकाल दिया था, कहां से निकाल? देखो मून कितना था अपने पास, कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी बाय थीटा। रिक्वेस्ट ये है कि ये फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारा न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक है। ये डी क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है? तुम्हारा इसका डिस्टेंस है, और ये तुम्हारा क्या है? थीटा क्या है? एंगल है, रेडियन। हमने वो एंगल निकाल लिया, अपने पास डिवाइस रहते हैं पहले से ही। तो इसके बाद की बात, मून की बात कर ली, डायमीटर ऑफ प्लैनेट ऑफ मून। देखो मून d इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी, तो ये स्टार्टिंग यहां से। अभी बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैंने कहा जिसको डिस्टेंस ऑफ स्टार्स गिनना है,
रेफरेंस है स्टार्स का, हमने स्टार सुना था ना रेफरेंस के लिए। तो अगर स्टार का ही डिस्टेंस गिनना पड़ा तो कैसे करेंगे, इसके बाद भी करेंगे, उसके बाद अभी नहीं, तुम लोग कमेंट में पिन करा तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ एंड करेंगे, कुछ भी डाउट रहा तुरंत पिन करना, और जो भी सिखाया है वो तुरंत के तुरंत बुक में लिख के लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम लोग सामने होते हैं, बच्चों से करा के लेते हैं, तुम लोग दूर हो तो तुम लोग को ध्यान से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप सो हर चीज समझ में आई हो, कुछ भी डाउट रहा है कमेंट में पिन कर देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।